पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्चुअली उस दिन को ध्यान कर रहे होंगे जब उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। कितना खराब दिन वो होगा ऐसा वो सोचते होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। रीजन बिल्कुल साफ है। प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनेगा? वो इसलिए बनेगा जिससे पावर एंजॉय कर सके। तो पावर तो लिटरली वो पहले भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर बने एक और तरीके का एक्चुअली नक्शा उनके सामने आया है। सारी दुनिया जहान में घूमते हैं और लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा लोन दे दिया जाए। लोन डिफॉल्ट बिल्कुल सर पे खड़ा है पाकिस्तान के, और बाई एनी चांस अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बेकदरी पाकिस्तान की होने वाली है। इनफैक्ट काफी लोग ये बात भी करते हैं कि सऊदी अरबिया से जो लोन उन्होंने लिया था उसमें एक्चुअली डिफॉल्ट हो चुका, मगर अभी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ। अभी वो इसी स्प्री में लोन लेने के लिए वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे और वहां पे उन्होंने अल अरबिया, एक जो न्यूज चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जो यूएई के सदर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलहनामा कराएं जिससे हम बातचीत करें। रिक्वेस्ट किया उन्होंने मोदी जी से कि लेट अस सिट डाउन और जितने भी क्रिटिकल इश्यूज हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, इनको हम डिस्कस करें। ये वाला जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कुछ किसी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की या ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने नहीं रखी, नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ। तो इंडिया में लोगों ने सोचा कि शायद पाकिस्तान चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये न्यूज लीक आउट हुई तो जो इमरान खान की पार्टी है उसमें एक फवाद चौधरी नाम के शख्स हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इंडिया के साथ तो कोई बातचीत तब तक हो नहीं सकती जब तक आप जो क्रिटिकल इश्यूज हैं यानी कि कश्मीर का और जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन किया था उसका इंडिया को वापस लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंडिया ने ना तो शहबाज शरीफ के इंटरव्यू का कोई रेस्पॉन्स दिया, ना उन्होंने फवाद चौधरी के जो उन्होंने बोला ट्विटर पे उसको कोई रेस्पॉन्स दिया। और रीजन बिल्कुल साफ है, इंडिया का कोई भी रीजन नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट शो करे। पाकिस्तान की एक इंटरनल डायनेमिक्स है, उसमें वो फंसे हुए हैं, इकोनॉमी उनकी बिल्कुल खराब है। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आता हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ ने ये इंटरव्यू क्यों दिया और इंडिया से क्यों रिक्वेस्ट किया और यूएई से क्यों उन्होंने कहा उनके सदर से कि आप दोनों के बीच में सुलहनामा कराइए, और इंडिया का क्या रेस्पॉन्स इस पे होना चाहिए। तो मैं एक तुलसीदास जी की एक कविता आपके लिए कोट कर रहा हूं। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। और इसका मतलब आफ्टर ऑल हम लोग तो शायद इसको डिसाइफर कर भी लेंगे, मगर काफी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। तो इसका भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? नीच का झुकना, यानी कि कोई भी जो क्लेवर आदमी है अगर वो झुकता है तो वो भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, अंकुश मतलब जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए जिस आयरन का जो होता है ना महावत के हाथ में, उसको अंकुश बोलते हैं। धनुष, सांप और बिल्ली ये अगर झुकते हैं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ खतरा जरूर है, क्योंकि जब ये मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन दे डू दैट। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वहां पे गए थे तो उसके बाद आप सबको पता है कि कारगिल हुआ था। तो पाकिस्तान को आप भरोसा कर सकते हैं क्या? तो पाकिस्तान का ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन अब इसमें दो बातें बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल डायनेमिक्स है और कश्मीर का जो इशू है वो उस इंटरनल डायनेमिक्स में फंसा हुआ है। इज इंडिया बॉदर्ड? इंडिया इज नॉट बॉदर्ड। उसने जितने भी पाकिस्तान के रास्ते हैं एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न,
उन्होंने वो सारे सील करके इंडिया या ये मोदी गवर्नमेंट बैठी है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत यह है कि अब उनका टारगेट ये रहता है कि किस कंट्री से आप कितना लोन ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं, डे टू डे बेसिस पे ये हालत है पाकिस्तान की कि कितना फॉरेन एक्सचेंज है उनके पास। अनइमेजिनेबली कितना उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मिसमैनेज किया है। तो आज एक्चुअली मैं जो आपसे बातचीत करूंगा, एक पर्टिकुलर इंटरव्यू की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक कॉलमनिस्ट हैं इजाज हैदर, और उन्होंने दो जो इंडिविजुअल्स हैं उनका इंटरव्यू लिया। एक तो मोहित यूसुफ है जो पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और दूसरे मुफ्तहा इस्माइल जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम सॉरी, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। अब जब ये इंटरव्यू लिया तो उनसे जो सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान की ये जो हालत है आज इस डेट में, जिस खराब हालत में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, तो क्यों पहुंचा हुआ है? आफ्टर ऑल ऐसी क्या नौबत आ गई पाकिस्तान को कि सारी दुनिया में मारा मारा फिर रहा है, रेपुटेशन डाउन है। मतलब लिटरली एक बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान बना हुआ है जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, टीटीपी उधर से एक्टिव है, फोरेक्स खत्म हो चुका, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खराब है। तो आफ्टर ये हालत कैसे पहुंची? तो उन्होंने जो एक्चुअली बताया पाकिस्तान के बारे में, वो अपने आप में एक आई ओपनर है। एंड मैं चाहता हूं कि जो हम लोग हैं, आफ्टर ऑल देखो, ये तो कह नहीं सकते कि पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर समझदार लोग भी हैं, इंटेलिजेंट लोग भी हैं। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर मोहित यूसुफ है या डॉक्टर ये मुफ्तवा इस्माइल, ये अपने आप में क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब डॉक्टरेट वगैरह इन लोगों ने किया हुआ है। डॉक्टर मुफ्तवा इस्माइल ने तो एक्चुअली आईएमएफ के साथ भी काम किया हुआ है, और आप सबको मालूम है कि जो डॉक्टर मोहित यूसुफ हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, वो वाशिंगटन में जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है उसमें वो काम करते हैं। ऑफ कोर्स काफी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के एसेट हैं, तो वो सब तो आपको पता ही है कि जो लॉबिंग है इस तरह के इंस्टीट्यूट के थ्रू वो सब चलती रहती है। नथिंग टू फील गुड और बैड अबाउट इट, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। मगर पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर मुफ्तवा इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान के जो एलिट्स हैं, यानी कि आप 1% टॉप लोगों को बोला, जो बहुत प्रोस्पेरस हैं और जो सिस्टम में घुसे हुए हैं, इसमें बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजी तो हो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोग जुडिशियरी के भी हो सकते हैं, ये एलिट्स हैं। तो ये जो डॉक्टर इस्माइल का ये कहना है कि जो एलिट्स हैं ये स्टेटस को के फेवर में है। क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम से उनको फायदा हो रहा है, दे आर गेटिंग बिग एडवांटेज आउट ऑफ इट। लाइफ बढ़िया चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग रिच हैं या इस एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, उनकी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल है। जब तक वो सर्विस कर रहे हैं बढ़िया है, उसके बाद ऑब्वियसली या तो यूके में चले जाएंगे या यूएस से चले जाएंगे या यूरोप में चले जाएंगे। वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, चाइना कोई नहीं जाने वाला है। तो डॉक्टर इस्माइल का यह कहना है कि जो एलिट्स हैं दे आर कंफर्टेबल, दे डू नॉट वांट एनी चेंज। जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफी हद तक इनकॉम्पिटेंट है या सब्जुगेटेड है। नेचुरली सब्जुगेशन किसके द्वारा होगा? आर्मी के द्वारा होगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है हर साल $55 बिलियन का लॉस उठा रही है, लेकिन फिर भी उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पा रहे वो लोग। रीजन? बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड। $55 बिलियन, जिस कंट्री के पास 7 या 8 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स बचा हो, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। डॉक्टर इस्माइल का यह कहना है। उन्होंने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर इस्माइल ने, कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि हम 1000 साल तक घास खा के गुजारा कर लेंगे, कहते हैं कोई घास नहीं खाता, कोई भी घास खाने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं, और इस एक्सक्यूज के साथ अगर आप सिस्टम को इंप्रूव नहीं करना चाहते तो फिर ऑब्वियसली उसी हालत में आप पहुंचेंगे जिस हालत में आज पाकिस्तान है।
डॉक्टर इस्माइल का कहना है कि जो पाकिस्तान में जो ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट है उसने कभी भी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। तो इस बात पे एक्चुअली डॉक्टर मोइद यूसुफ ने एक बात कही और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने क्यों इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश नहीं की, क्यों एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं बढ़ाया, उस तरह की जो बातें हैं। इकोनॉमिक कंजम्पशन इकोनॉमी भी हो सकती है जब आप डोमेस्टिक मार्केट पे कंसंट्रेट करते हैं, या फिर एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी हो सकती है। तो पाकिस्तान ने इनमें से किसी पे भी कोई फोकस नहीं रखा। तो डॉक्टर मोइद यूसुफ का जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे काफी पसंद आया। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ पाकिस्तान की, वो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का पार्ट रही है। अब ये जो आर्किटेक्चर है ये जब से अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया तो ये खत्म हो गई। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, दैट इज द क्वेश्चन। अब इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको पहले लेके जाना चाहूंगा 79 में जब यूएसएसआर ने जो है अफगानिस्तान में एंट्री की थी, और उसके बाद पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। यूएसए, वेस्टर्न ब्लॉक, पूरा अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इतने डॉलर्स आ रहे थे कि आप पूछिए मत, उनको गिनने मुश्किल हो रहे थे। तो उस टाइम पे तो जब एस्टेब्लिशमेंट में जो भी लोग हैं दे वर वेरी हैप्पी, दे वर गेटिंग डॉलर्स। तो डॉक्टर मोइद यूसुफ ने कहा वो जो डॉलर्स आ रहे थे वो किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं गए, वो रादर देन मोस्ट ऑफ दैट अमाउंट दैट वेंट टू इंडिविजुअल्स पॉकेट। अब किसकी पॉकेट में गए होंगे आप कंक्लूड करते रहिए, मगर वो एक्चुअली जो इन्वेस्ट होना चाहिए था पैसा ढंग से इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए या कंट्री को डेवलप करने के लिए, वो ऐसा नहीं हुआ। एनीवे, काफी हद तक चलता रहा ये सिनेरियो। जब रसिया, यूएसएसआर जब वापस गया अफगानिस्तान से तो थोड़ा बहुत चेंज आ गया, डॉलर्स आने कम हो गए। लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद वो ही सिस्टम दोबारा चालू हो गया। इस बार जो पाकिस्तान है वो तालिबान के अगेंस्ट में, इट वाज परसीव्ड दैट वे, बिकॉज यूएसए ने कहा कि इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस, सिंपल। तो देन मुशर्रफ साहब ने, उन्होंने ऑप्ट किया कि ठीक है भाई, वी आर विद यू। तो उन्होंने किया क्या कि तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे थे और यूएसए को भी सपोर्ट कर रहे थे, और बीच में एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे। और जब वो मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे तो दोनों से वट एवर द बेस्ट एडवांटेज दे कुड टेक, तो उन्होंने वो एडवांटेज लिया। बहुत डॉलर्स आए, बहुत पैसा, बट अगेन डॉक्टर मोइद यूसुफ का कहना है कि अगेन जो डॉलर्स आए वो कि पाकिस्तान की जो सिस्टम की प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। रादर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की जो जनता है, स्पेशली जो एलिट्स हैं, वो उन डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बिकॉज लाइफ वाज गुड। फूड सोल्जर्स तो ठीक है, तालिबान, उधर अमेरिकन लड़ रहे थे। अब ये जो इक्वेशन है जब चेंज हुई, और ये कब चेंज हुई, ये चेंज हुई जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया। मतलब एक तरीके से आप देखिए कि इमरान खान ने उसको सेलिब्रेट किया, पूरे पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया कि अमेरिका को तालिबान ने हरा दिया, यानी कि एज गुड एज के पाकिस्तान ने अमेरिका को हरा दिया। फाइन। जिस कंट्री के डॉलर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, मिलिटरीली आप कह रहे हो कि हम उनके ऊपर विक्ट्री अचीव कर रहे हैं, ये कितना पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अब जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है पूरे वर्ल्ड का, वेयर इज पाकिस्तान इन दैट? पाकिस्तान उसमें से कहीं भी नहीं है। नोबडी इज बॉदर्ड। सरप्राइजिंगली इवन तालिबान इज नॉट बॉदर्ड। तो अगर मैं सार्केस्टिक तरीके से ये कहूं कि पाकिस्तान को, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये डॉक्टर मोइद यूसुफ का स्टेटमेंट नहीं है, अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि तालिबान दुनिया के लिए दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करे, अलकायदा को सपोर्ट करे, अलकायदा कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करे। उस हालत में पाकिस्तान फिर रेलिवेंट हो जाएगा, बिकॉज फिर दुनिया चिंता करने लगेगी। यानी कि ओवरऑल मेरे जो सार्केस्टिक कमेंट है कि पीसफुल पाकिस्तान दुनिया के लिए कोई भी रेलिवेंस नहीं है। क्यों? रीजन, ना तो वो इकोनॉमिकली अलाइंड है पूरी दुनिया के साथ, एक्सपोर्ट वो कुछ करते नहीं,
इकोनॉमी उनकी खराब है, एक न्यूक्लियर बम लिए बैठे हैं। दुनिया इस बात के लिए वरीड है कि उस न्यूक्लियर बम का वो क्या करेंगे। लोन सबसे लेते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम चलाने के लिए। ऑफ कोर्स अब तो कंपल्सन है उनके पास, क्योंकि आईएमएफ के अलावा उनके पास और कोई चॉइस बची नहीं लोन लेने के लिए। बाकी जो पहले का जो इंटरेस्ट है वो कभी सऊदी अरबिया से लेके देते हैं, कभी यूएई से लेके देते हैं। ये सब की हरकतों में जब आप पड़े रहते हैं, ऊपर से जो आर्मी का एक्सपेंडिचर है, आप समझ सकते हैं अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता ही है आर्मी का। वहां पे टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 25 मे बी 30% वो आर्मी या नेवी एयरफोर्स इन सब के ऊपर जाता है, बेसिकली आर्मी के ऊपर। तो एक सॉलिड रेसिपी पाकिस्तान के पास है अपना एक इकोनॉमिक डिसास्टर क्रिएट करने के लिए। ये एक्चुअली जो भी मैंने इंप्रेशन आपको दिया स्पेशली इस बारे में, डिसास्टर जो उन्होंने क्रिएट किया और जो सिक्योरिटी एपरेटस की बात की जिसमें पाकिस्तान अलाइंड नहीं है, ये बेसिकली काफी हद तक जो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बोला है, मैं लगभग उसी को कोट कर रहा हूं, नोट वर्बेटम। अब आप चाइना को लीजिए। पाकिस्तान चाइना और यूएसए के बीच में ट्रैप हो गया। और किस रीजन की वजह से ट्रैप हो गया? उन्होंने सोचा ये कि अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो नेक्स्ट सुपर पावर यानी कि जो चाइना है वो तो हमारे साथ है। तो जब उन्होंने ये ग्वादर एयर सी पोर्ट डेवलप करना शुरू किया तो उन्होंने कहा $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, जॉब्स मिलेंगे। बट एक्चुअली व्हाट दे आर रियलाइजिंग नाउ इज दैट whatever has been done, it has been done by China in their own favor. Rather, जो ग्वादर में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है वो बेसिकली जो बलूचिस्तान के जो वहां पे रहने वाले हैं उनको वो एजिटेट कर रहा है और वो एजिटेशन कर रहे हैं। तो रादर देन गेनिंग द एडवांटेज आउट ऑफ इट, पाकिस्तान इज इन थिक सूप। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक्चुअली आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान को कोई भी फायदा ना तो हुआ ना होने वाला है। और ये एक्चुअली के इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी एंट्रीज उसमें बेसिकली बुक एंट्रीज हैं। इन्वेस्टमेंट चाइना करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, चाइनीज कंपनी अपने लेबर लेके आती है, पैसा चाइनीज को जाता है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के हाथ में क्या है? पाकिस्तान के हाथ में अगर आप देखें तो उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो एक तरफ आपने यूएसए को नाराज कर लिया, चाइना आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहा जितनी उनको करनी चाहिए। इन एनी केस जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल है या जो बिजनेस मॉडल है उसमें किसी की हेल्प हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको डाउट है तो आप श्रीलंका वालों से पूछ लो। और इसमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि जो ग्वादर पोर्ट का जो हश्र होने वाला ये ऐसे ही होने वाला है जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा का हुआ है। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालत है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्राइमरीली दो बंदे इसके लिए जिम्मेदार है और दोनों जनरल साहब हैं। जनरल जियाउल-हक जिन्होंने AK-47 कल्चर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की, दूसरा जनरल मुशर्रफ जिसने वहां पे टेररिस्ट या टेररिज्म इंट्रोड्यूस किए पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। मुशर्रफ के पास एक लीवे था कि वो किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी डेवलप कर सकता, अगर कोशिश करता तो इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हो सकता था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा जो बात डॉक्टर इस्माइल ने कही कि ब्यूरोक्रेसी का जो स्टैंडर्ड है बहुत डाउन है, कॉम्पिटेंट लोग बहुत कम है, ये एक फैक्ट है। हालांकि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ है उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा जो कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी हैं जो काफी अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। मगर ओवरऑल जो सिस्टम है वो करप्ट है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और ये जो शहबाज शरीफ और मियां शरीफ वाली पार्टी, या आप समझ सकते हो जो पीपीपी है, ऑल ऑफ देम दे आर बेसिकली इनकॉम्पिटेंट। इमरान खान आज क्लेम कर सकता है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, बट फैक्ट रिमेन्स कि जब प्राइम मिनिस्टर था उससे एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस नहीं हो रही थी।
rather than each one of them would like to blame India for their problems. You know, जो टीटीपी की प्रॉब्लम हो रही है या तालिबान की उस जमाने में जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको, वो हमेशा से इंडिया को या रॉ को ब्लेम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो ये सब करा रहे हैं। अभी ये जो सिचुएशन है ये काफी हद तक अनसरमाउंटेबल हो रखी है। टीटीपी अटैक कर रहा है, उधर बलूचिस्तान में भी टेररिज्म एक्चुअली हो रहा है, और तालिबान के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे खासे खराब हैं। कई बार छोटी मोटी जो डूरंड लाइन के ऊपर स्क्रिमिसेस होती रहती हैं, कैजुअलिटीज होती रहती हैं, टीटीपी भी अंदर ऑपरेट कर रहा है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो जब आप सांप पालेंगे, मैं हिलेरी क्लिंटन को कोट कर रहा हूं, जब आप सांप पालेंगे तो आप किसके ऊपर उनको छोड़ेंगे? सबसे पहले तो जब आप उनको छोड़ेंगे, सबसे पहले तो वो आपको ही काटेंगे, और पाकिस्तान के साथ ये ही हो रहा है। अब एक कॉलमनिस्ट हैं पाकिस्तान के दूसरे, डॉक्टर मोहित पीरजादा, रिनाउंड हैं पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स में, वो अच्छे खासे हायर लेवल पे हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, ढंग से बात करते हैं। उन्होंने कहा, अभी जो उनका लेटेस्ट एक वीडियो आया उसमें उन्होंने कहा कि इज पाकिस्तान ए बनाना रिपब्लिक, एंड फैक्ट ये कि ही सेज कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल दे से पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक। तो लेट अस लीव इट एट दैट। बट नाउ अगेन जो मैं आपको एक इंस्टेंस दे रहा हूं, देयर इज ए मैगजीन इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट, जो बेसिकली लंदन से पब्लिश होती है, और उसमें इंडिया के ऊपर एक आर्टिकल छपा, और इस आर्टिकल में बेसिकली जो उसका जो हेडिंग था, हेडिंग ये इंडिकेट करता था कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो बेसिकली मेजोरिटी को, इट इज ए रादर देन ए डेमोक्रेसी, इट हैज बिकम ए majority dominated rule. That is what that magazine has quoted. It's a very detailed article. उसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मोदी एक मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रेटिंग में फॉर दैट मैटर मोदी अच्छा खासा स्टैंड कर रहा है। इंडिया ने एक ऐसी पोजीशन ले ली है जहां पे किसी भी वेस्टर्न ब्लॉक नेशंस के लिए या फॉरेन पावर के लिए मोदी को या इंडिया को क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर इकोनॉमी वेरी वेल। रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, इनफैक्ट अभी तक की जो दिसंबर की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ऑलमोस्ट 25% जो ऑयल इंपोर्ट है वो रसिया से हो रहा है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज, ये जो रिलायंस वगैरह की हैं और गवर्नमेंट की भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये उस जो क्रूड ऑयल है उसको वो रिफाइन करती हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये काफी वेस्टर्न ब्लॉक के नेशंस को भी हो रहा है। तो आप देखें कितना स्मार्टली इस गवर्नमेंट ने अपने आप को प्ले किया है। अमेरिका आल्सो कंसीडर इंडिया एज ए फ्रेंड, रसिया आल्सो कंसीडर इंडिया एज ए फ्रेंड, और दोनों के बीच में इंडिया अपनी इकोनॉमी को ढंग से मैनेज कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है। जीडीपी ऑलमोस्ट 7% के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि प्रोबब्ली ग्लोबली हाईएस्ट होगी। एंड एक ऐसी पिवोट पोजीशन पे मोदी ने लाके अपने आप को या इंडिया को खड़ा किया है कि जहां पे किसी भी कंट्री के लिए इंडिया के अगेंस्ट में जाना पॉसिबल नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर आप देखें तो जो मिडिल ईस्ट है या फिर कोई भी नेशंस आप लगा लीजिए, इवन चाइना को भी काफी हद तक डिप्लोमेसी में हमारे कंट्री ने, मोदी जी ने न्यूट्रलाइज किया हुआ है। द इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल छपा है मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में, उसके नीचे एक्चुअली क्या हुआ है, एक फुट नोट है उस आर्टिकल के नीचे, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अभी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इमरान खान भी पावर में आ जाए, एज इट इज पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। इमरान खान पावर में आएगा तो रिलेशनशिप इंडिया के साथ या वेस्टर्न नेशंस के साथ और भी खराब होने वाली है, प्रॉब्ली डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है।
तो डॉक्टर मोहित पीरजादा ने कहा कि ट्विटर पे उन्होंने लिखा, इकोनॉमिस्ट को भी लिखा कि हाउ कैन यू से लाइक दैट, बट साइमल्टेनियसली अब मेरा जो क्वेश्चन आता है, डॉक्टर मोहित पीरजादा एक पाकिस्तानी है एंड ही इज अ प्राउड पाकिस्तानी एंड देयर इज नथिंग बैड इन दैट, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान इंडिया का एक फुटनोट बन गया? अगर उन्होंने नहीं कहा तो भी मेरा क्वेश्चन है ये, क्या पाकिस्तान इंडिया का एक फुटनोट ही बन गया? एंड व्हाट इज द फैक्ट? फैक्ट remains that Pakistan has become irrelevant in today's world. जब दुनिया में अगर टेररिज्म फैलेगा, कोई ऐसे 9/11 जैसे इंसिडेंट होंगे या 26/11 जैसे इंसिडेंट होंगे जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट करेंगे, जो वो अल कायदा को सपोर्ट करेगा, उस जमाने में तालिबान के थ्रू कर रहा था, अभी हो सकता है किसी और के थ्रू कर रहा होगा। पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान कर क्या रहा है? हैज इट बिकम ए बनाना रिपब्लिक? हैज इट बिकम अनगवर्नेबल? और उस पे जब मैं पॉइंट आपका लेके आता हूं कि शाहबाज शरीफ को क्यों यूएई में जाके, जहां पे वो लोन लेने गए थे, वहां के जो अमीर हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप इंडिया से हमारा डिस्कशन करा दीजिए कि हम लोग 3 वॉर लड़ चुके, आफ्टर ऑल वी आर नेबर्स एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन इज, शुड इंडिया एक्सेप्ट दिस ऑफर? और उसमें फिर मैंने आपको जो तुलसीदास की चौपाई पढ़ाई, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, कैन पाकिस्तान बी रिलाइड अपॉन? दैट इज नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा, शाहबाज शरीफ, इज ही इन ए पोजिशन टू निगोशिएट? आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान में जो मेजर स्टेक होल्डर है वो आर्मी है। ऑनेस्टली मैं जनरल बाजवा को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान के डिफिकल्ट टाइम में उन्होंने बॉर्डर पे, JNK में स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो सीज फायर इंप्लीमेंट कराया पाकिस्तान की तरफ से, ऑफ कोर्स वो सीज फायर अभी भी होल्ड कर रहा है, लेकिन साथ में इससे एक इंप्रेशन ये भी मिलता है कि पाकिस्तानी आर्मी का एक सेगमेंट ऐसा भी है जो ये समझता है कि इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इंटरनली अगर पाकिस्तानी आर्मी को बजट लेना है तो फिर वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली उनको कश्मीर की बोगी उठानी पड़ेगी। यही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही कंपल्सन उनका है, उनको कश्मीर की बोगी उठानी ही पड़ेगी, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो साइमल्टेनियसली इंडिया के पास भी ये चॉइस नहीं है कि वो शाहबाज शरीफ की किसी रिक्वेस्ट को मान सके, निगोशिएशन कर सके। इन एनी केस अगले साल इलेक्शंस वहां पे हैं, आई थिंक 3rd क्वार्टर में, 23 के 3rd क्वार्टर में इलेक्शंस हैं, और उसके बाद शाहबाज शरीफ वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या मियां शरीफ आएंगे कि इमरान खान आएगा, गॉड नोज। एंड उनके जो इंटरनल डायनेमिक्स है वो किसी को भी ये अलाउ नहीं करती कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या आर्मी फॉर दैट मैटर वो कश्मीर इशू बर्नर में डाल सके। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर दैम। सो वेयर डज इंडिया स्टैंड? India has to focus on its आत्मनिर्भर भारत, our own economic growth। जितनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी उतने हम मिलिट्री के ऊपर, R&D के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उतने ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। पाकिस्तान, let it drift down the way it feels like। It is into thick turmoil, it will continue to be there। एंड जैसा एक पाकिस्तान के फेमस फिलोसफर हैं हसन निसार, इफ आई कैन कॉल हिम फिलोसफर बिकॉज वो काफी अच्छी बातें करते हैं, बैलेंस्ड बातें करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी कभी परमानेंट नहीं होती, और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वाले भी एक्टिव हैं, सिंध वाले भी एक्टिव हैं, और पख्तूनिस्तान वाले भी एक्टिव हैं, और TTP वाले भी एक्टिव हैं। Let they manage their own affairs themselves। India, strong India, has to keep away from them। Thank you so much। I will see you in next video। Please like, share and subscribe।